नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले हम आपको हमास का नामो निशान मिटाने वाले इजराइल का प्लान बताएंगे, जिसका ट्रेलर पिछले 24 घंटे में दिख गया है। 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक से गाजा धुआं धुआं हो गया है। इस ऑपरेशन की सबसे विध्वंसक रील बस अब से थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है 90 दिन में हमास का वजूद खत्म कर देंगे, लेकिन ये इतना आसान लगता नहीं। कैसे ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाले इजराइल के लिए हमास कदम कदम पर चुनौती बन गया है, ये समझेंगे। संकेत है जंग बहुत लंबी चलने वाली है। क्या हमास इजराइल पर रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करने वाला है? हमास के पास से मिले अलकायदा के दस्तावेजों को पढ़कर इजराइल की जमीन खिसक गई है। आज हमने भी केमिकल अटैक पर एक विस्तृत कुंजी बनाई है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे ऐसा कुछ हुआ तो तबाही कल्पना से परे होगी। सत्ता में कुछ बड़ी खबर देश से। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव से पहले कर्ज माफी वाला दांव चला है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा कांग्रेस सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। वैसे बता दें, मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या 22 लाख से ज्यादा है। वर्ल्ड कप के बीच आज एक बुरी खबर भी आई है। पूर्व भारतीय कप्तान और फिरकी के जादूगर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। उन्होंने 77 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुख भी जताया। जिस प्रदूषण का गुनहगार हमेशा दिवाली के पटाखों को बताया जाता है, वो प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में अभी से कहर ढाने लगा है। दिल्ली के आसमान में आज फिर स्मॉग की चादर दिखाई दी और AQI 306 रहा। आज इस पर दिल्ली सरकार ने आपात बैठक भी बुलाई है। कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। एक बड़ी खबर यह कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह सद्दाम हुसैन की बेटी को आज 7 साल की सजा हो गई। बगदाद कोर्ट ने उन्हें 7 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर अपने पिता की प्रतिबंधित बाथ पार्टी को प्रमोट करने का आरोप लगा है। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको इजराइल के फाइनल इंतकाम का ऐसा जंगी ट्रेलर दिखाते हैं, जिसकी पूरी पिक्चर किसी भी वक्त रिलीज हो सकती है। חמאס פתח במלחמה, לא ישראל. הם אחראים, הם המיתו. האויב צריך לפגוש לפני שהוא פוגש את כוחות השריון והחי"ר. جنگ افروزی، نسل کشی، قتل عام و کوچاندن اجباری TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर मौजूद है। वो जगह है जहां पर यह कहा जाता है कि यहां से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी फैलेगी, क्योंकि यहां पर और देखिए धमाके की आवाज, इस हिजबुल्लाह पर आक्रमण किए जाते हैं उसके धमाके की आवाज। तो सत्ता में सबसे पहले बात इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध की, जो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे
हर दिन विस्फोटक होता जा रहा है। आज 7वें दिन पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन शुरुआत चीन के पूर्व तानाशाह माओ त्से तुंग के कथन से, जो मौजूदा दौर में काफी हद तक प्रासंगिक है। पूर्व चीनी तानाशाह के इस कथन में संदेश भी है और सबक भी है। पहले इस कथन को सुनिए और थोड़ा सा गौर कीजिए। माओ त्से तुंग ने कहा था कि राजनीति बिना खून खराबे का युद्ध है, लेकिन युद्ध एक ऐसी राजनीति है जिसमें बहुत सारा खून खराबा होता है। इस कथन के बाद पिछले 17 दिनों से इजराइल और गाजा से आ रही तस्वीरों पर गौर कीजिए और सोचिए ये बात कितनी सही साबित हो रही है। जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, उस वक्त से सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि राजनीति भी हो रही है। ये राजनीति है ग्लोबल वर्चस्व की, ये राजनीति है सुपर पावर वाली कुर्सी लेने की, और इसी राजनीति का अंजाम है बम, मिसाइल, तोप, टैंक वाली लड़ाई जो लगातार विनाशक होती जा रही है। इस विनाशक युद्ध के आज के एपिसोड पर हमने 2 वीडियो कुंजी तैयार की हैं, जिसके हर फ्रेम में बारूद है, तबाही है, मौत का दर्दनाक मंजर है, गिरती इमारतें हैं और खाक में मिलते घर। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो कुंजी की जिसमें इजराइल के और भी आक्रामक होने के प्रमाण हैं। यह इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक का सबसे खतरनाक और लेटेस्ट वीडियो है। 17 दिनों तक बम बरसाने के बाद इजराइल का यह रूप बताता है कि उसके इंतकाम की आग और ज्यादा भड़क चुकी है। गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। मिसाइल अटैक से इन ठिकानों को पल भर में नेस्ता नाबूद कर दिया गया। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास के कुल 320 जगहों पर हमला किया और हमास के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। इन हमलों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो इजराइल की सेना के आसमानी प्रहार की दूसरी वीडियो कुंजी देखिए। वीडियो में कुछ सेकंड तक आपको शहर, मकान नजर आएंगे, तभी एक धमाका होता है और धुएं के साथ सब कुछ तबाह हो जाता है। यह आसमानी प्रहार ही इजराइल की सेना की सबसे मजबूत शक्ति है। इजराइल ने मुख्य रूप से हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। इस अटैक में बड़ी संख्या में हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स बर्बाद हो गए हैं। हमास की वो सुरंगें भी खत्म हो गई हैं जहां से छिपकर लड़ाके हमले करते थे। इसके अलावा अटैक लॉन्च साइट्स को भी मिट्टी में मिला दिया गया। इन हमलों में वो पोस्ट भी टारगेट की गई जहां से हमास इजराइल की सेना पर नजर रखता था। तो ये तो बात हुई एयर स्ट्राइक की, जिसमें आपको लग रहा होगा कि इजराइल की सेना भारी पड़ रही है, लेकिन सबसे कठिन लड़ाई जमीन वाली है, क्योंकि सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने बड़ी तैयारी की हुई है। हमास के लड़ाके सारे हथकंडे अपनाते हुए इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। वैसे ग्राउंड ऑपरेशन में भी इजराइल ने पूरी शक्ति झोंक दी है। बड़े बड़े टैंक, तोप फुल एक्शन मोड में है, लेकिन सवाल है ये कब तक चलेगा। एक तरफ इजराइल की सेना ताबड़तोड़ गोले बरसा रही है, हमास की सुरंगों को नष्ट कर रही है, वहीं ऐसे माहौल में भी दोनों तरफ से जुबानी गोले भी जमकर चल रहे हैं। सिर्फ 30 सेकंड में आपको संवाद संग्राम वाला अपडेट दे देते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायली सेना हमास का वजूद मिटा देगी। वहीं हमास का कहना है कि इजराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने कहा कि अगले 90 दिनों में हमास का नामो निशान मिटा देंगे। वहीं हमास इजराइल को यह याद दिला रहा है कि हमारे पास 200 से ज्यादा बंधक हैं। इजराइल ने कड़े लफ्जों में कहा कि यह गाजा में उसकी सेना का आखिरी ऑपरेशन है। वहीं हमास का कहना है कि पहले हमारे बंधक छोड़ो फिर बात करो। इजराइल का कहना है हम हमास के बंकरों को कब्रिस्तान बना देंगे। इसके जवाब में हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि इजराइल भूलेगा नहीं। जब संवाद इस तरीके का हो तो अंदाजा लगाना आसान है कि युद्ध फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिख रहा। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ कुछ सेकंड की धमाकेदार अब आप न्यूज रील को देख लीजिए।
חמישית מהרקטות שארגוני הטרור שיגרו נחתו בשטח הרצועה. חמישית מהרקטות. למעלה מ-550 רקטות הם שיגורים כושלים של חמאס ושל הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני שהורגים אזרחים חפים מפשע בעזה. חודשיים, שלושה, אבל בסוף לא יהיה חמאס. דבר השני, האויב צריך לפגוש לפני שהוא פוגש את כוחות השריון והחי"ר, הוא צריך לפגוש את הפצצות של חיל האוויר. להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו, ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. एक फुल फ्लेज वॉर है। इसके अंदर ना सिर्फ इजराइल के सामने ये चुनौती है कि उसको गाजा पट्टी को, उन इलाकों को हमास से खाली कराना, बल्कि ये भी चुनौती है कि पूरी लीडरशिप को, हमास की पूरी लीडरशिप को वाइप आउट करना है। वेस्टर्न बैंक की बात कर लीजिए, चाहे आप लगातार गाजा पट्टी की बात कर लीजिए, सभी जगहों पर ऐसी लीडरशिप को, इन कमांडर्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। उनके फोकस पर दोनों ही चीजें पैरेलली चल रही है, यानी यहाँ पर आप उनके बेसिस को भी बर्बाद कीजिए और उनकी लीडरशिप को भी, ताकि इनको रिवाइव करने में कम से कम लंबा समय लग जाए। तो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अब पुख्ता सबूत मिले हैं और जिसके मुताबिक हमास इसी तरह का एक और सरप्राइज अटैक करने की तैयारी में, जो इससे भी ज़्यादा लीथल होगा। और इसलिए अब इजराइल की एजेंसी अलर्ट है और वो पता करने में जुटी है हमास का पूरा प्लान क्या है, किस तरीके से वो कहाँ पर एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्यों और जगह कौन सी होगी, समय कौन सा होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटाने में लगी हुई है इजरायली एजेंसियाँ। TV9 भारतवर्ष वॉर जोन से पल पल का अपडेट दे रहा है। TV9 के संवाददाता सेंट्रल कमांड रूम में पहुंचे, जहां से इजराइल युद्ध को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। TV9 संवाददाता को इजराइल की आर्मी ने एक लंबी ब्रीफिंग दी, बताया कैसे जमीनी लड़ाई में हमास को मात देने की तैयारी चल रही है। We have seen so many multiple things. We have seen the strategies which you have been developing. What is the situation right now? The situation right now is that we are preparing for the future stages of this war. They unleashed this war on us. You saw it today. You saw the visuals. You understand why we are doing this. It's going to take a long time, and we're going to do it when the operational conditions are ready. We're striking Hamas targets from the air. We've asked the populations in the north of Gaza to move south. We've created a humanitarian zone in the south, and we're going after Hamas based on intelligence from the air. And Richard, we have been looking at the multiple fronts have also opened, not only the Gaza. Hezbollah is also doing the same thing. We have seen multiple terrorist organizations are coming together against it. How do the idea of strategizing all those things? So we've also ramped up our defenses in the north, but again our focus is on the Gaza. What we're saying now to the Lebanese government and Hezbollah, do not sacrifice your future for the Hamas. If you come into this, the consequences will be very grave for them. We have been also hearing that the IDF is slow down their operations in Gaza. Is there anything on this, or we have not slowed down anything? We are striking Hamas targets in Gaza, and we are planning our future stages. Future stages. हालांकि इजराइल के लिए हमास को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। आपको बताते हैं 7 चुनौतियां जो इजराइल की जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती हमास के तयशुदा जवाबी हमले से निपटना है, मतलब उस रणनीति पर प्रहार जिसकी तैयारी हमास सालों से करता आ रहा है। एक चुनौती यह भी कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कैसे तुरंत अमेरिकी मदद मिलेगी। अगली चुनौती ये कि कैसे हमास को मिटाया जाए जिससे गाजा के नागरिकों को कम से कम नुकसान हो। इजराइल की नजर फिलिस्तीन समर्थक देशों पर भी है, क्योंकि सीरिया, ईरान जैसे मुल्क हैं जो अंदर ही अंदर हमास की मदद कर रहे हैं। इजराइल की सेना को नए मोर्चे पर जंग में उलझने से बचाना होगा, क्योंकि 17 दिनों की एयर स्ट्राइक के बाद भी हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
इजराइल के लिए एक चुनौती यह भी है कि कई मुस्लिम देश हमास के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती पूरे मिडिल ईस्ट की भावना को समझना, इस रणनीति के तहत हमास को खत्म करना कि मिडिल ईस्ट के देशों को भी साधा जा सके। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए तेल अवीव से मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, कल के जो हमले देखें बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं, लग रहा है आपको कि अब ऐसी तस्वीरें और ज्यादा आने वाली? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये कल जैसी तस्वीरें अब लगातार आएंगी। मैंने कल जब आज बात की है, आपने देखा राहुल जी की, ये भी मुझे बताया गया कि 4000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। लगातार ये एयर स्ट्राइक्स की ग्रेविटी और बढ़ेगी, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि ये कहा जा रहा है कि आपने ऑपरेशन को स्लो डाउन कर दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये स्लो डाउन करना नहीं है, ये हमारी स्ट्रैटेजीज का पार्ट है, क्योंकि हम अब एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ ग्राउंड टीम को बाहर ही रखना चाहते हैं। हिजबुल्लाह को लेकर उन्होंने क्लैरिटी दी कि नॉर्थन बॉर्डर पर हमारे लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो करेंगे, वो समर्थन करेंगे हमास का, लेकिन हमने उनको ये भी समझा दिया कि अगर आप करोगे तो आप अपना फ्यूचर बर्बाद करोगे, क्योंकि हम हमास से या फिर गाजा पट्टी से पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे अटैक्स और हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज उसी तरीके से तैयार रहेगी। तो आप ये मान के चलिए कि इजराइल का, भले ही हम जानते हैं कि इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम मल्टीपल फ्रंट्स पे देख रहे हैं, ना सिर्फ हिजबुल्लाह का फ्रंट बल्कि आईएसआईएस का फ्रंट, हूती का फ्रंट, ये कई फ्रंट खुलते रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उन सारे फ्रंट्स पे हमारी मदद के लिए अमेरिका है, लेकिन इस फ्रंट पर जिस पर हम अकेले लड़ रहे हैं, गाजा फ्रंट पर, इस पर ही हमारा ज्यादा फोकस है। मनीष, ये स्ट्राइक के जो विजुअल देखे बहुत ज्यादा खतरनाक, सुमित से मैं यही बात कर रहा था, लेकिन क्या इस युद्ध में रासायनिक हथियारों की भी एंट्री होने वाली है? देखिए, इजराइल के राष्ट्रपति ने खुद ये दावा किया कि हमास के लड़ाके जिस वक्त 7 अक्टूबर को आए थे, उस वक्त उसमें से एक लड़ाके की बॉडी से एक यूएसबी मिला, और उस यूएसबी को जब खोला गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो अलकायदा के थे, और जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि कैसे आपको केमिकल वेपन बनाना है। तो ये एक बड़ा एविडेंस है जो इजराइल के पास है, और इजराइल इसे अमेरिका और दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है कि हमास के पास रासायनिक हथियार हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि 7 अक्टूबर के दिन उन्होंने केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल, उन्होंने साइनाइड का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। कुछ ऐसे विटनेस के भी दावे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये लड़ाई महज इजराइल और गाजा के बीच होती तो शायद इजराइल जो चाहता वो कर लेता। लेकिन जैसा कि आपने सही कहा, माओ त्से तुंग को कोट करते हुए, ये वर्चस्व की राजनीति है, और वहाँ पर इजराइल को अमेरिका का साथ चाहिए। और अमेरिका को केवल बेंजामिन नेतन्याहू नहीं दिख रहे हैं, बल्कि मेरे पीछे की वो तस्वीरें भी दिख रही है। ये वो लोग हैं जो इजराइल के लोग हैं, जिनके अपने परिजन इस वक्त हमास के बंधक बने हुए हैं। इन्हें डर लगता है कि एयर स्ट्राइक होने से इनके परिजन भी कहीं खत्म ना हो जाए। और सिर्फ इनको नहीं, बल्कि अमेरिका के भी बहुत से नागरिक बंधक बने हुए हैं, यूरोप के नागरिक बंधक बने हुए हैं। और इसीलिए अमेरिका और यूरोप और तमाम ऐसे देश जो इजराइल के समर्थन में हैं, वो इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि आप ग्राउंड ऑपरेशन को भी रोकिए जब तक हमास से बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत होती है। एयर स्ट्राइक चल रहे हैं, लेकिन वो कब तक चलेंगे, किस रूप में चलेंगे, और अगर कहीं हम बंधकों को कुछ हुआ तो शायद इजराइल के लिए ज्यादा भारी पड़ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और सुमित, ये पूरी जानकारी देने के लिए। सुरक्षित रहिए और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब तक आपने देखा 17 दिन बाद इजराइल और हमास का युद्ध किस मोड़ पर आ चुका है, कैसे गाजा में मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों का विध्वंसक विस्तार हो चुका है, कैसे गाजा के शहर बमबारी से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध का अगला हिस्सा और भी विनाशकारी होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बम और मिसाइलें तो गाजा और इजराइल में चल रही हैं, इसका हमारे देश, हमारे शहर, हमारे घर में खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो सकता है आप गलत साबित हों, क्योंकि कई जानकारों का मानना है कि इस कोहराम का कुप्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। If any group or any country is looking to widen this conflict and take advantage of this very unfortunate situation that we see, our advice is don't.世界进入新的动荡变革期，不确定、不稳定、难预料因素增多。各种全球性挑战层出不穷。第78届联大一般性辩论
将为国际社会凝聚政治共识。We are taking steps to make sure that we can effectively defend our people and respond decisively if we need to. This is not what we want, not what we're looking for. We don't want escalation. We don't want to see our forces or our personnel come under fire. But if that happens, we're ready for it. جنگ افروزی، نسل کشی، قتل عام و کوچاندن اجباری ساکنان غزه و کرانه می تواند پیامدهای हमास और इजराइल के युद्ध में अब लगता है आस्ते आस्ते दुनिया की बड़ी ताकतें भी शामिल हो रही हैं। अमेरिका, चीन, रूस और ईरान लगता है बहुत जल्दी ही इस युद्ध में खप जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा भी हो सकता है कि युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और कोई आतंकवादी संगठन ऐसे युद्ध का फायदा उठाकर न्यूक्लियर हथियार की तरफ भी बढ़ जाए। तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध होने वाला है, जो विनाश और विध्वंस के पैमाने पर पिछले 20 महीने से नॉन स्टॉप चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को भी पीछे छोड़ सकता है। इस आशंका की वजह है युद्ध में नए देशों की एंट्री, मुस्लिम बहुल देशों की गुटबंदी। इन वजहों से भी बड़ी है अमेरिका के दुश्मनों का एक साथ आना, अपने हितों को साधने के लिए हमास के कंधे पर बंदूक रखकर युद्ध की आग को हवा देना। इस कहानी को जंग की भाषा में आपको कुछ संकेतों से समझा देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक नेटो के देशों के 19 युद्धपोत भूमध्य सागर में डेरा डाल चुके हैं। युद्धपोतों के इस काफिले में दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत यूएस गेराल्ड आर फोर्ड भी है। अमेरिका का युद्धपोत ड्वाइट डी आइजनहावर भी इजराइल के पास भूमध्य सागर में तैनात है। इसके अलावा ब्रिटेन का रॉयल नेवी के टाइप 45 विध्वंसक HMS डंकन, युद्धपोत RFA लाइम और RFA आगस्ट भी भूमध्य सागर में मौजूद है। इन युद्धपोतों में गाइडेड मिसाइल, क्रूजर, फ्रिगेट और सहायक जहाज भी शामिल हैं। वैसे भी अमेरिका ने पहले से ही बड़ी संख्या में पनडुब्बियां, सैन्य जहाज, विमान और सैनिकों को यहां पर तैनात कर रखा है। अब आपको अमेरिका के उस बाहुबली से विस्तृत परिचय करा देते हैं जिसे पूरी दुनिया में समंदर का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। नाम है USS गेराल्ड आर फोर्ड। USS गेराल्ड आर फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे नया और दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। बताया जा रहा है इसमें लगभग 5000 नाविक सवार हैं। यह परमाणु रिएक्टर से संचालित होता है। इस विमान वाहक पोत पर F-18 सुपर हार्नेट लड़ाकू जेट हैं। E-2 हॉकाई सहित 75 से अधिक विमान तैनात हो सकते हैं। इस विमान वाहक पोत पर मिसाइलों का एक शस्त्रागार भी तैनात है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की इवॉल्ट सी स्पैरो मिसाइल भी शामिल है। यह मिसाइल दुश्मन के ड्रोन और विमानों का मुकाबला करने में सक्षम है। दरअसल नेटो को लगता है कि हमास पर इजराइल के हमले के खिलाफ खाड़ी देश इकट्ठा हो सकते हैं। इससे इजराइल को फिर से अपने दुश्मनों के हमले का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, अब यह लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रह गई है। सिर्फ इजराइल और हमास नाम के दो प्रतिद्वंदियों की यह युद्ध नहीं रह गया है। वर्चस्व की लड़ाई में इसका विस्तार अब हो चुका है। अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है। इधर रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश अपनी अपनी शक्ति को दिखाकर इस युद्ध को महायुद्ध वाला माहौल दे रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध के कारण अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। इस बीच खबर आ रही है कि चीन भी मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने लगा है। चीन ने अपने 6 युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। जिन 6 युद्धपोतों को उतारा गया है उनमें जीवो टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जिंगझोउ को भी उतारा गया है। पिछले सप्ताह चीन की टास्क फोर्स ने ओमान के साथ युद्धाभ्यास भी किया था। वहीं रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ युद्धपोत को काला सागर पर गश्त करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, भूमध्य सागर और काला सागर की दूरी सिर्फ 1700 किलोमीटर है। युद्धपोतों की तैनाती वाली इस फैसले से बदलते माहौल को अब आप समझिए। ये सारे आदेश इजराइल हमास युद्ध के दौरान ही दिए गए हैं। चीन और रूस के साथ अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है।
दुनिया पहले से ही एक युद्ध झेल रही है। इसी बीच ये दूसरी जंग जो महायुद्ध की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आप घर बैठे सोच रहे होंगे कि इसका असर आपकी जेब पर नहीं पड़ेगा तो आप गलत हैं, क्योंकि जानकारों के मुताबिक इजराइल और हमास युद्ध का असर पूरी दुनिया पर होगा और यह असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू भी हो चुका है। हालांकि अभी उतना आपको सीधे तौर पर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन और आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो इसका प्रभाव लगभग दुनिया के हर देश को उठाना पड़ेगा। और हम जो कह रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर इसका बड़ा असर होना है। वैसे भी मार्केट पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन में उछाल, क्रूड की कीमतों में इजाफा, डॉलर में लगातार मजबूती, अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड हैं उनमें उछाल शामिल है। भारत के लिए ये चुनौती इसलिए भी है कि युद्ध का असर भारत जैसे उभरते बाजार पर बुरा पड़ सकता है। इसके संकेतों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसके बाद 9 अक्टूबर को डॉलर में 0.2% की मजबूती देखने को मिली थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में डॉलर और मजबूत हो सकता है, जिसका बुरा असर भारत के बाजार, शेयर बाजार तक पहुंच सकता है।